हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कल रिएक्टिव इंटरमीडिएट शुरू किए थे और उसमें हमने कार्बोकटाइंस पढ़ा था। आज हमारा जो सेकंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो हैं, कार्बोकटाइन हैं, फ्री रेडिकल हैं, कार्बोनाइन हैं, कार्बीन और नाइट्रीन्स हैं। तो कार्बोकटाइन हमने कल अच्छी तरह से पढ़ लिया था। तो हमारे पास जो सेकंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, उसका नाम है फ्री रेडिकल्स। अब जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? फ्री रेडिकल कोई एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? जैसे ये क्लोरीन है, तो आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये बॉन्ड जो है बीच में से ब्रेक कर गया है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली बीच में से। इस तरह की ब्रेकेज को होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। आपको बेसिक्स में बताया था कि होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, फिश एरो होते हैं। फिश एरो जो हैं वो शो करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे शिफ्ट कर गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन पे शिफ्ट कर गया, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आ गए। ये होमोलिटिक क्लीवेज है। आपको बताया था कि होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एग्जैक्टली दो पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम पे शिफ्ट कर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम पे शिफ्ट कर जाता है, यानी जिन दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना होता है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं। तो इस तरह से ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये फ्री रेडिकल्स हो गए। आगे मैंने इथेन दिखाया हुआ है। इसकी होमोलिटिक फिशन मतलब हीट, ये हीट का साइन है। तो इसको दो पार्ट में ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सी एच थ्री पे शिफ्ट कर गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस सी एच थ्री पे शिफ्ट कर गया। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल्स आ गए। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल थे, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको पेरोक्साइड कहा जाता है। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसकी होमोलिटिक फिशन करने से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया। तो ये इनका नाम, ये अल्काइल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, ये डॉट यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये एल्काइल से ऑक्सीजन से मिलके एल्कोक्सी बन गया और ये फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है? यहाँ तक पता चल गया आपको कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके ऊपर ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इनको प्रोड्यूस करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड की होमोलिटिक फिशन जो है वो करनी पड़ती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्री रेडिकल्स को क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में जिस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये आर, एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसको प्राइमरी फ्री रेडिकल कह देते हैं। अगर जिस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ऑड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसे सेकेंडरी फ्री रेडिकल कह देते हैं। ठीक है? फ्री रेडिकल को मैं एफ आर से लिख देता हूँ। एफ आर का मतलब है फ्री रेडिकल। लिखने के लिए स्पेस भी चाहिए होती है ना, एफ आर। तो एफ आर मतलब फ्री रेडिकल। ये टर्शरी फ्री रेडिकल है। इसमें कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जिस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके साथ तीन अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये टर्शरी फ्री रेडिकल हो गया हमारा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आपको? तो फ्री रेडिकल्स तीन तरह के हैं और मिथाइल भी हो सकता है और मिथाइल फ्री रेडिकल ये है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। ठीक है? मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे मैंने ऊपर दिखाया ही हुआ है। तो आई होप कि जो फर्स्ट लीफ है, इसके जो टॉपिक्स या इसकी जो इंट्रोडक्शन है फ्री रेडिकल की मैंने आपको दी है, वो आपको समझ लग गई होगी। ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। आगे हमने इनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। इनकी स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन जैसे ही एक्सप्लेन की जा सकती है और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी जैसा ही है कि टर्शरी
बुटाइल फ्री रेडिकल या टर्शरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल दैन प्राइमरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल दैन मिथाइल फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी जो है वो इस तरह से डिक्रीज़ करती है। इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। दिस हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये आप देखिए ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ऑड इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ कितने सी लगे हुए हैं, 3 सी लगे हुए हैं, वो अल्फ़ा कार्बन है। उनके साथ हाइड्रोजन अब देखने हैं, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। 3, 3, 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये देखिए 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स हैं और मिथाइल फ्री रेडिकल में कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। तो जितने हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब कि जो टर्शरी फ्री रेडिकल है, उसमें 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का नंबर भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल के जिसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल के जिसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल फ्री रेडिकल के जिसके पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन सो फार एज़ फ्री रेडिकल इज़ कंसर्न्ड, जो मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैं, इनकी स्टेबिलिटी को तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अल्लाइल और बेंजाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, तो दैट इज़ एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। आपको याद होगा कि जो कल का वीडियो आपके पास आया था कार्बोकटाइन का, उसमें भी हमने कहा था कि अल्लाइल और बेंजाइल कार्बोकटाइन की, कल के वीडियो में अल्लाइल और बेंजाइल कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो ये अलाइल फ्री रेडिकल है। तो अलाइल के बारे में मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था कि अलाइल कार्बोकटाइन क्या होता है। तो आज अलाइल फ्री रेडिकल बता देता हूँ। ये प्रोपीन है, ठीक है? ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। तो थर्ड कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अलाइल फ्री रेडिकल हो गया। यहाँ पे एरो पूरा नहीं दिखाया हुआ, है ना? पूरा नहीं ना दिखाया हुआ। यहाँ पे एरो एक ही मतलब फिश एरो दिखाया हुआ, कर्व्ड एरो है, फिश एरो है। तो ये फिश एरो वाला जो फिश एरो के साथ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है फिश एरो के साथ यहाँ पे आ जाता है। तो फिर अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और एक इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट कर गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरह से एलाइल फ्री रेडिकल के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही सिंपल है ना, क्योंकि कार्बोकटाइन आपने बहुत टाइम लगा के, आधा घंटा लगा के कार्बोकटाइन को समझा, तो फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ही मतलब ईज़ियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल हैं। फिनाइल फ्री रेडिकल जैसे हमने कार्बोकटाइन के स्टेबिलिटी को रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया था, वैसे ही हमने इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा है बच्चा कि ये दिखाया हुआ है कि इस कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड तो नहीं बनेगा। तो ये जो बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो वो यहाँ पे दिखा दिया। तो फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड जो यहाँ पे गया है, वो यहाँ पे हमने ऑर्थो पोज़ीशन पे शो कर दिया। अब बेंजीन की रिंग जो है ब्रेक कर गई और बेंजीन और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की
कोशिश करता है या अंदर जाता है बिकॉज़ बेंजीन रिंग ब्रेक कर गई है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड तो नहीं बन सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर पैरा पोज़ीशन पे चला जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे क्या बना देंगे डबल बॉन्ड और इस पैरा पोज़ीशन पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है? अब ये अंदर जाएगा और ये बाहर आ जाएगा और अल्टीमेटली आपको पहले वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये इसके रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। जितने ज़्यादा रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कार्बोकेटाइन में बताया था कि एक बेंजीन कार्बन के साथ लगी हुई है, तो आपके पास 3 ये रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसको और इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो एग्ज़ैक्टली सेम है और यहाँ से अभी रेजोनेंस होनी शुरू होनी है। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी शुरू होनी है। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक बेंजीन से बनते हैं। अगर 2 बेंजीन लगी होंगी तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएँगे। अगर इसके साथ 3 बेंजीन मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के एक और बेंजीन लगा दूँ, कार्बोकेटाइन वाला लेक्चर ज़रूर सुनना क्योंकि ये एग्जैक्टली उसके जैसा है। तो अगर एक हाइड्रोजन हटा के एक बेंजीन और लगा दें तो 3 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएँगे और एक और हाइड्रोजन हटा के 2 बेंजीन और लग जाएँ और एक ये मतलब टोटल 3 बेंजीन लग जाएँ तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएँगे। 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएँगे क्योंकि एक बेंजीन से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अगर इस कार्बन के साथ एक ये बेंजीन और दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 बेंजीन और लग जाती हैं तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए ये आपने लर्न करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो वैसे तो हम एमसीक्यूज़ की ऑफ़लाइन हायर क्लासेस में इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जब भी आपकी ऑफ़लाइन क्लासेस लगेंगी, तो इस तरह की चीज़ें हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो एक्सप्लेन हो सकता है वो बड़े आराम से। ये देखिए ट्राइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल है। ट्राइफिनाइल का मतलब कि इस कार्बन के साथ 1, 2, 3 बेंजीन रिंग लगी हुई हैं। 3 बेंजीन रिंग का मतलब 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। 2 बेंजीन रिंग के साथ थोड़ा कम होगा, 1 बेंजीन रिंग के साथ थोड़ा कम होगा। अलाइल जो है वो कम स्टेबिलिटी शो करेगा। तो इनको टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और मिथाइल से ज़्यादा स्टेबल क्यों माना गया है यहाँ तक? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर के लिए हम कौन-सा इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं? रेजोनेंस इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं और इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन-सा इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। रेजोनेंस इफ़ेक्ट से जो स्टेबिलिटी होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इसलिए ये जो ऊपर वाले हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये वाले फ्री रेडिकल जो हैं, जिनकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस से शो होती है, यानी अलाइल और बेंजाइल और ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल, इनकी स्टेबिलिटी जो है उनकी स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगी, उन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगी, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से अपनी स्टेबिलिटी को शो करते हैं। उसके बाद इथिनाइल है और इथाइनाइल है। ये फ्री रेडिकल जो हैं ये सबसे कम स्टेबल हैं। ऑर्बिटल पिक्चर इसकी एग्ज़ैक्टली कार्बोकेटाइन जैसी है। तो ये कार्बन है। ये इसका ये आप डॉट देख रहे हैं ना इसमें, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप देख रहे हैं कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ऑड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पी ऑर्बिटल है। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 3 आर के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल है। कार्बन मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि ये कार्बन वाला फ्री रेडिकल है। इसके साथ 3 आर हैं। अगर 2 आर 1 एच होता तो सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल होता। अगर 1 आर होता 2 एच होते तो प्राइमरी फ्री रेडिकल होता। इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए इसकी शेप जो है वो प्लेनर होगी। बॉन्ड एंगल 120 होगा और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी होगी? sp2 होगी। आई एम श्योर कि आपको कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो अच्छे से समझ लग गया होगा। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज़ करके, रिवाइंड करके दोबारा से सुन सकते हैं।
तो उसके बाद फिर मैं आपको कार्बोनाइन्स जो हैं, आप कार्बोनाइन सुनना शुरू कर देना ना उसके बाद। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, पॉज़ कीजिए, रुक जाइए यहाँ पे। कार्बोकटाइन पहले दोबारा सुन लीजिए एक बार। कार्बोकटाइन सुनने के बाद कार्बन फ्री रेडिकल और भी अच्छी तरह से समझ लग जाएगी। कार्बन फ्री रेडिकल समझने के बाद कार्बोनाइन थोड़ा-सा स्लाइटली डिफरेंट होगा, लेकिन ये भी प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट पे बहुत ईज़िली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो अच्छे रहेंगे, तो मैं आपको फिर आप मेरे मतलब कि वीडियो को पॉज़ करके रिवाइंड करके सुनना शुरू कीजिए, फिर कार्बोनाइन सुन लेना। हमारा कार्बन फ्री रेडिकल कंप्लीट हो गया है, तो हम अब आगे जो थर्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, वो कार्बोनाइन है। अब हम कार्बोनाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोनाइन भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, पर इसमें यह है कि कार्बन के ऊपर या किसी और एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नॉर्मली हम कार्बोनाइन ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसका नाम ही कार्बोनाइन है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इनके वैलेंस शेल में 6 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हमने कार्बोकटाइन पढ़ा था ना, कार्बोकटाइन को कार्बोकटाइन बोलते हैं और कार्बोनाइन को कार्बोएनॉइन नहीं बोलना, कार्ब एनॉइन बोलना है। कार्बोकटाइन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि कार्बोनाइन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी प्रिपरेशन करने के लिए ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है, वो इस H प्लस के ऊपर अटैक करता है और इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब एलिमिनेट कर लेता है। ये बॉन्ड फिर इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये आपका कार्ब एनायन है, ठीक है? ये कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक? तो ये वैसे मैंने जो मॉलिक्यूल लिया है, इथेनॉल लिया है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, कॉमन नेमिंग में एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है। इसने जब रिएक्ट किया एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो उसने एक हाइड्रोजन को, अल्फ़ा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि ये फ़ंक्शन ग्रुप है, फ़ंक्शन ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है और उसके जो हाइड्रोजन होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोक्साइड आयन है तो एक ही हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकता है। ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर गया, तो ये एसिटाल्डिहाइड कार्बोनाइन हमारा बन गया। क्लासिफिकेशन में वंस अगेन प्राइमरी कार्बोनाइन, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर हमारे पास सेकेंडरी कार्बोनाइन, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये सेकेंडरी कार्बोनाइन हो गया। फिर टर्शरी कार्बोनाइन, जिस कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज है उसके साथ, या जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये टर्शरी कार्बोनाइन हो गया। तो ये हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसकी स्टेबिलिटी जो है, वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी से बिल्कुल ऑपोज़िट है, क्योंकि कार्बोकटाइन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था। तो इसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मिथाइल कार्बोनाइन इज़ मोर स्टेबल दैन प्राइमरी, इज़ मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी, इज़ मोर स्टेबल दैन टर्शरी। इसको एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट एंड रेजोनेंस इफ़ेक्ट में तो हम किसको एक्सप्लेन करते हैं? रेजोनेंस इफ़ेक्ट के साथ किसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं? याद कीजिए, अलाइल एंड बेंजाइल, है ना? तो पहले हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट से कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, मिथाइल कार्बोनाइन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। मिथाइल की स्टेबिलिटी, मिथाइल कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और टर्शरी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी जो है सबसे कम है। मिथाइल कार्बोनाइन में हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के साथ, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा, तो यहाँ पे कोई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। प्राइमरी कार्बोनाइन में नेगेटिवली बेरिंग चार्ज, नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन के साथ के ऊपर है, उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन को, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने, आर और कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो आर अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ पुश कर देता है, यही प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इस बेचारे के पास तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये भी अपना नेगेटिव चार्ज इस तरफ पुश कर देगा, तो ये थोड़ा-सा
अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी-सी कम हो जाएगी। आगे चल के सेकेंडरी कार्बोनाइन जो है, इसमें जिस कार्बन के साथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। दोनों प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से अपने-अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो कार्बन की तरफ रिपेल करते हैं तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और भी ज़्यादा आ जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज़ कर जाती है। अब जो टर्शरी कार्बोनाइन है, इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन 3-3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये तीनों ही अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ पुश करते हैं, पुश करते हैं। तो एज़ ए रिज़ल्ट इस कार्बन पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है कि ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब मिथाइल कार्बोनाइन इज़ मोर स्टेबल दैन प्राइमरी कार्बोनाइन इज़ मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बोनाइन इज़ मोर स्टेबल दैन टर्शरी कार्बोनाइन। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस। आगे अगर आपने कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को रेजोनेंस के ऊपर एक्सप्लेन करना, तो आपको पता है कि किसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते होते हैं, अलाइल और बेंजाइल। तो ये अलाइल कार्बोनाइन है, तो इसका नेगेटिव चार्ज जब इधर शिफ्ट करता है तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है। अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। सो फar एज बेंजाइल कार्बोनाइन इज कंसर्न्ड, इसकी स्टेबिलिटी को वैसे ही एक्सप्लेन करना जैसे आपको पहले बताया था कि ये कार्बन जो है इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये बॉन्ड जो है बेंजीन के बाहर आ जाता है। फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये 3 हैं। एक बेंजीन के साथ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हट जाएँ और 2 बेंजीन और लग जाएँ तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएँगे। मतलब जो ट्राइफेनाइल कार्बोनाइन है इज़ मोस्ट स्टेबल एज़ कम्पेयर टू डाइफेनाइल कार्बोनाइन एज़ कम्पेयर टू बेंजाइल कार्बोनाइन। तीसरा जो फैक्टर है ना, जिससे हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है एस करैक्टर। तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला एनॉइन है, जिसमें जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच है। तो इसमें 50% एस ऑर्बिटल का करैक्टर होता है, क्योंकि इसमें कौन-सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 50% एस करैक्टर है, 50% पी करैक्टर है। तो ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर, हायर इज़ द स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि एक s का ऑर्बिटल है, 2 p के ऑर्बिटल हैं, टोटल 3 ऑर्बिटल हैं। 3 में से एक s का है। तो s करैक्टर कितने परसेंट हो गया? 33% s करैक्टर हो गया। 33% अगर s करैक्टर है, तो ये s करैक्टर जो है, वो ये एसिटिलाइड कार्बोनाइन जो था, उसके कंपैरेटिवली एस करैक्टर कम है। तो इसकी स्टेबिलिटी एस करैक्टर के बेस पे इसके मुकाबले में कम है। और अगर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बोनाइन है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के ऑर्बिटल हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल हैं। 4 में से एक s है, तो 1/4 इंटू 100, तो s करैक्टर कितने परसेंट हो गया? 25% s करैक्टर हो गया। तो इसका मतलब ग्रेटर द percentage of S character, higher is the stability. I'm sure this is clear to you guys. Clear? Okay. तो आगे once again stability of various carbonine बताई हुई है। रिएक्टिविटी मैंने बताया था किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? स्टेबिलिटी के। और अगर स्टेबिलिटी ऐसे थी, मिथाइल ग्रेटर दैन प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्शरी, तो रिएक्टिविटी कैसे होगी? टर्शरी कार्बोनाइन इज मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी कार्बोनाइन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोनाइन इज मोर रिएक्टिव दैन मिथाइल कार्बोनाइन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है
और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो है शेप पिरामिडल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन एक नोट, जो बचे एमसीक्यूज के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेई मेंस और नीट में पार्टिसिपेट करना है होल हार्टेडली, ये नहीं कि ऐसे कैजुअली एक्सपीरियंस के सेक पे चले जाना है, जिन्होंने होल हार्टेडली करना है उनके लिए नोट याद करना ज़रूरी है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अलाइल और बेंजाइल कार्बोनाइन या वो कार्बोनाइन जो जिनकी स्टेबिलिटी को रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया है, वो ना प्लेनर इन नेचर होते हैं और उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होती, बल्कि क्या होती है, sp2 होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी ना इसमें, और यहाँ पे भी बेंजीन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पे जो कार्बोनाइन है, अलाइल कार्बोनाइन है और कार्बोनाइन जिनको रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइजेशन जिनकी एक्सप्लेन करी है, वो प्लेनर इन शेप होते हैं और उनमें जो कार्बन एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट में से जो मेन थे तीन वो हमने करा दिए। कार्बिन और नाइट्रीन तो कम ही लोग कराते हैं, लेकिन वो मैं कल के लेक्चर में कराऊंगा। वो 10-12 मिनट का काम है कार्बिन और नाइट्रीन की रिएक्टिव इंटरमीडिएट। वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ही है, तो लेकिन हमने करना है। ठीक है, उसके बाद मैं फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की टाइप्स जो हैं वो आपको बता दूंगा। आई होप you understand this lecture very nicely. In case you had a problem, you can contact me 6 after 6:30.